नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर। पहली तस्वीर, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले सीएम शिवराज और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। दूसरी तस्वीर, कांग्रेस नेता विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ जांच की मांग की है। दिग्विजय पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया है। तीसरी तस्वीर, कोलकाता और लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को विशेष एहतियात के निर्देश दिए हैं। और इधर मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 14 जुलाई को 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित करने की बात कही है। एमपी बोर्ड की 3 वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकेगा। और इस बीच बड़ी खबर, 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 4 दिवसीय सत्र होगा, 4 बैठकें होंगी। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, 4 दिवसीय सत्र में सिर्फ 4 बैठकें। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सत्र शुरू होने वाला है 9 अगस्त से और सिर्फ 4 बैठकें, 4 दिन का सत्र, किस तरह की तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पर बात करें विजय, तो काफी हंगामेदार सत्र के रहने के आसार है। हालांकि सत्र काफी ज्यादा छोटा है और मध्य प्रदेश की जो 15वीं विधानसभा है उसका ये 9वां सत्र है। कुल मिलाकर बात करें 2018 में जो सरकार बनी थी उसके बाद से विधानसभा का जो गठन हुआ था, तब से 9वां सत्र ये आयोजित किया जाएगा। और इस पूरे सत्र में अनुपूरक बजट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया जाना है। ये माना जा रहा है कि कोरोना काल को लेकर सरकार जो प्रावधान तीसरी लहर से निपटने के लिए करने वाली है, उन तमाम बिंदुओं को इस पूरे बजट में कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ में स्थान मिलने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटित हुई है, चाहे वो नेमावर का हत्याकांड मामला हो या फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों पर महिला अत्याचार के मामले हो या फिर कृषि कानून को लेकर जो लगातार पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है। और मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ ने जो चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश में कृषि कानून को रद्द करने को लेकर, इन तमाम बिंदुओं पर हंगामे के आसार जता जा रहे हैं। सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष जो है दोनों की तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी और सत्र का इंतजार हमेशा किया जा रहा था। पर चूंकि राज्यपाल नए मनोनीत हुए मध्य प्रदेश के अंदर, लिहाजा उनके बनने के बाद में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 अगस्त से मध्य प्रदेश के मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 12 अगस्त तक चलेगी। कुल मिलाकर 4 बैठकें इस सत्र में प्रस्तावित है और सत्र जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हंगामा जो है देखने को मिलेगा। हालांकि कोविड-19 का मद्देनजर प्रोटोकॉल इस पूरे सत्र में साफ नजर आएगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जब गिरीश गौतम बने थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी सत्र आने वाला होगा उसमें विधायकों की उपस्थिति को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी कि एक निश्चित संख्या में विधायक उपस्थित हो, जिससे कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा सके। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, साथ ही उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई है। सीएम शिवराज ने राजनाथ सिंह से जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने का आग्रह किया है। सीएम शिवराज ने डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने से महाकौशल क्षेत्र में होने वाले फायदे भी राजनाथ सिंह को गिनाए हैं। साथ ही सिंधिया से मुलाकात के बाद ग्वालियर में नए हवाई अड्डे बनाने को बातचीत हुई है, उसको लेकर। और इधर भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर बातचीत हुई है। रीवा, खजुराहो, दतिया में भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। सम्मानीय सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देने आया हूं। मंत्री बनते ही 8 फ्लाइट्स उन्होंने मध्य प्रदेश को दी है और ये केवल अनाउंस नहीं है, 16 तारीख को ये 8 फ्लाइट्स प्रारंभ हो जाएगी और मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बयानों का दौर जारी है। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता ने तो जनसंख्या नियंत्रण पर बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने एक्टर आमिर खान को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आमिर ने 2 शादियां की हैं और तलाक ले लिया, वहीं अब वो तीसरी बीवी की तलाश में है।
क्या यही दुनिया को भारत का संदेश है? वहीं भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ऐतराज जताया और कहा है कि बीजेपी की सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैंने 2001 में इस बिल पर काम किया था। यह बिल प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए, ना कि प्रताड़ित करने के लिए। बीजेपी के नेता तो आमिर खान को ही आबादी बढ़ाने वाला बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी के कई सांसद हैं जिनके 4 से ज्यादा बच्चे हैं। पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ। कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये किस आधार पे लाना है पहले तो ये बताइए। जिस आधार पे ये आधार बना के बात कर रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग भटक रहा है। क्या सुनील गुप्ता जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके आमिर खान की भी कितने बच्चे हैं, और भाजपा में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके 6 से 7 बच्चे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस नेता और एआईसीसी मेंबर विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में विश्व बंधु राय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह का हाथ है। खत में लिखा गया है कि दिग्विजय सिंह ने धारा 370 पर विवादित बयान दिया, बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया, आतंकी लादेन को जी कह के संबोधित किया। इन सब की वजह से पार्टी के बचे हुए बहुसंख्यक वोटर कांग्रेस से कट गए हैं। यूपी में भी पार्टी को समेटने में दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह के बयानों को, जो बेतुका बयान हो के बार बार आ रहे हैं। 370 कोई भी ऐसा बहुसंख्यक लोग के खिलाफ जो बार बार उनका बयान आने से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, तो क्या जरूरत है? इन लोग को तुरंत तत्काल रुकाना चाहिए और इनके बयानों को भी लगाम लगाना चाहिए। विश्वबंधु राय जो एआईसीसी के मेंबर हैं, उन्होंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह जी की जुबान पर लगाम लगाएं। भारत की सेना के विरोध में क्या कहा जा सकता है, आतंकवादियों को सम्मान कैसे दिया जा सकता है, यही काम तो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस भारत से, इस भारत की मिट्टी की सुगंध से प्रेम है, इसलिए उनका दर्द स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह जी एक अपने आप में विश्वविद्यालय हैं, उनको उनकी टारगेट करके अगर कोई अपना नाम करना चाहे, सच्ची लोकप्रियता चाहे, तो ये दुखद है। और ऐसे लोगों को तो कोई शायद ध्यान में तवज्जो देता भी नहीं है, इसीलिए ये काम करते रहते हैं। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे तो बम्बई कांग्रेस से भी पूछ लीजिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली में चल रहे 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में सरकार 3 कृषि कानूनों के विरोध में शासकीय संकल्प का प्रस्ताव लाए, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित करें। कमलनाथ ने लिखा है कि कांग्रेस के सीनियर विधायक गोविंद सिंह ने विधानसभा सचिवालय से इस विषय में प्रस्ताव लाने की मांग की है, जिसे आगामी सत्र में लाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को जमीन पर काम करने की नसीहत दी है। लगातार वो आग्रह कर रहे हैं कि इसके खिलाफ संकल्प आए। मध्य प्रदेश सरकार स्वयं डमाडोल है इन कानूनों को लागू करने की स्थिति में, तो बेहतर होगा कि इसमें जो है सभी पार्टियां मिलकर किसानों के हितों के लिए जो है एक शासकीय संकल्प लाएं, तो कांग्रेस पार्टी उसमें पूरा सहयोग करेगी। कि किसानों के हित में केंद्र की सरकार कितनी आगे बढ़ चुकी है। कमलनाथ जी, आप तो वो चीज़ हैं, जब मंदसौर से लेकर भिंड तक बाढ़ आती रही, ओले पड़ते रहे, आप 5वीं मंजिल से बल्लभ भवन से नीचे झांकने का भी कर्तव्य आपने नहीं निभाया। ये बेकार की चिट्ठी पत्रियां लिखने से अच्छा है कुछ फील्ड में काम करो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को पकड़ा है। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट कर दिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। सीमी के लोग हों या फिर अलकायदा से संबंधित लोग, खुफिया तंत्र लगातार सक्रिय है। मंत्री मिश्रा ने बताया कि यूपी में आतंकी पकड़ाए जाने के बाद से डीजीपी को निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं पीएचक्यू ने भी सभी जिलों के एसपी और एटीएस को सावधानी और सतर्कता के आदेश जारी कर दिए हैं। हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं
अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं। मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस हर एक मुद्दे पर सड़कों पर नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने कोविड से मरने वाले लोगों के परिवार को 1 लाख के मुआवजे देने की घोषणा की थी, लेकिन ऐलान के बाद भी योजना सिर्फ कागजों में ही है, कोई नियम नहीं बना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात कर कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकारी घोषणा को याद दिलाया। इंदौर में भी कांग्रेस विधायक सक्रियता के साथ मैदान संभालते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला लगातार कोरोना से मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मुआवजे की घोषणा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जो अस्पताल में आप भर्ती थे उसका कागज दीजिए मुझे, और उस अस्पताल से छूटने के किस दिन क्यों वहां मुझे मिलेगा, आज छुट्टी हुई कल एक्सपायर हुआ, इसका मतलब कोरोना पॉजिटिव था, वो मतलब पॉजिटिव के लिए मरा है, तो उसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे और उनसे मांग करेंगे हाईकोर्ट से न्याय दिलाएं सबको, और जो गरीब परिवार है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों और सरकार के बीच ठनी हुई है। वहीं इसी बीच निजी स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल के खिलाफ एचसी में याचिका दायर की गई है। नागरिक उपभोक्ता मंच की जनहित याचिका में निजी स्कूलों की हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। तो उनकी दलील यह है कि हड़ताल हाईकोर्ट के पहले जो आदेश के खिलाफ है, क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश दिए गए थे और फीस वृद्धि पर रोक लगाई गई थी। वहीं इस मामले पर बुधवार या गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। वहीं इससे पहले प्रदेश के करीब 30,000 निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार की ट्यूशन फीस लेने वाले फैसले से हमें नुकसान होगा। यह फैसला एक तरफा है। सरकार या तो हमें ट्यूशन फीस के साथ अन्य फीस लेने दे या फिर आर्थिक भत्ता दे। पहली मांग तो हमारी ये है कि हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से फीस का भुगतान होता है वो हमें पिछले 4-5 सालों से नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है वो हमें भुगतान किया जाए ताकि हम स्कूल संचालित कर सकें। ऑनलाइन जो क्लासेस हमने बंद की वो हमारी मजबूरी है, हमने खुद नहीं चाहते कि बच्चों का पढ़ाई लॉस हो, लेकिन हम अपने शिक्षकों को भुगतान कहाँ से करें, हम अपने स्कूल का जो खर्चा है वो कैसे चलाएं। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। 14 जुलाई को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यह रिजल्ट जारी करेगा। 14 जुलाई को शाम 4 बजे ये रिजल्ट घोषित होंगे। एमपी बोर्ड की 3 वेबसाइट जिन पर यह रिजल्ट देखा जा सकेगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 जुलाई को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ये रिजल्ट जारी करेगा 14 जुलाई को शाम 4 बजे। नीलम गुरवे हमारी संवाददाता हमारे साथ। नीलम, 3 वेबसाइट कौन कौन सी शाम 4 बजे? जी बिल्कुल, 10वीं की जो परीक्षाएं इस बार नहीं हुई थी सभी को जो है एक नए फॉर्मूले के तहत इस बार रिजल्ट बनाया गया था और ये रिजल्ट जो है 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित होगा। 3 एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है जिसपे स्टूडेंट जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ निजी वेबसाइट भी है जिसपे जो है रिजल्ट देखा जा सकेगा। तो करीब 6 ऐसी वेबसाइट है जिस पर 10th बोर्ड के रिजल्ट इस बार जो है दिखाए जाएंगे, क्योंकि इस बार किसी तरीके के एग्जाम नहीं हुए थे कोरोना के चलते। सभी परीक्षाओं को रद्द करके नए फॉर्मूले के तहत रिजल्ट आया है, इसीलिए इस बार कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी होगी। सभी को फॉर्मूले के तहत ही जो है रिजल्ट उनका दिया जाएगा। और आंतरिक मूल्यांकन इसमें रखा गया था कि जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई हैं या जो आंतरिक मूल्यांकन का जो फॉर्मूला था उसके तहत ये रिजल्ट घोषित होने जा रहे हैं। काफी लंबे समय से स्टूडेंट इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट आता है, क्योंकि जुलाई का माह है और हर साल ये देखने को आता था कि जुलाई के महीने में नया सत्र भी शुरू हो जाता था। तो इसका इंतजार काफी समय से बच्चों को था कि 10वीं का रिजल्ट आए और वो नए सत्र 11वीं के लिए अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर सके या उस सत्र में एडमिशन ले सके। तो ये जुलाई के महीने में, जैसे कि कुछ दिनों पहले ही IBC 24 पर बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जल्द से जल्द हम कोशिश करें कि 10वीं का रिजल्ट घोषित हो सके। तो अब 14 जुलाई को परिणाम आएंगे। इसके साथ ही साथ जो मुख्य बधिर बच्चे होते हैं उस श्रेणी का भी रिजल्ट 14 तारीख को ही इन्हीं वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया नीलम इस तमाम बातचीत के लिए। एक नजर बिग न्यूज पर।
कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस दौरान 19 कार्य दिवस होंगे। यहां 24 घंटे RT-PCR की सुविधा भी रहेगी। अधिकतर सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली है। 311 सांसदों ने दोनों डोज ले लिए हैं। वहीं 23 सांसद कोरोना से पीड़ित थे, जिसके कारण वैक्सीन नहीं ले पाए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आने वाले संसद सत्र के दौरान कुछ सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की चर्चा की मांग करेंगे। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, अनिल अग्रवाल और हरनाथ सिंह यादव संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहे हैं। 1999 के चर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत इस मामले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जो 2 दशक पुराने इस नरसंहार में कथित रूप से माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे देश में परिसीमन 2026 में हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में क्या जल्दी है। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के साथ हुई जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक पर कहा है कि PM 20 मिनट पार्टी से मिले तो क्या 20 मिनट में फैसला हो सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 7 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलिए कुछ और खबरों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय और सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध धार्मिक स्थलों को न हटाए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश का पालन न होने पर नाराजगी जताई है और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। इधर आज सुनवाई के दौरान नगर निगम और कैंट बोर्ड के जिला कलेक्टर के खिलाफ बयान देकर सबको चौंका दिया है। नगर निगम और कैंट बोर्ड ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि वो कोर्ट के निर्देश पर अवैध धार्मिक स्थलों को हटाना चाहते हैं, लेकिन इस कार्रवाई में कलेक्टर कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर भी नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई कराएं और अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। वहीं 4 हफ्तों के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। सारे धार्मिक स्थल जो सड़क के किनारे बने हुए हैं, सार्वजनिक भूमि पे हैं या पार्क के ऊपर है, ये सब अविलंब हटाए जाएंगे। परंतु जो चूंकि जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग न मिलने से और मजिस्ट्रेट न भेजे जाने से उनको भी हटाया नहीं जा सका है। तो माननीय न्यायालय ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए कल कलेक्टर को जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।